नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की इस सीरीज में हम पिछली क्लास में हमने पार्लियामेंट या संसद का टॉपिक स्टार्ट किया था। पार्लियामेंट में सबसे पहले हमने देखा पार्लियामेंट में पार्ट्स कितने हैं, पार्लियामेंट में हाउसेज कितने हैं, और ये देखा था कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट कैसा है और यूएसए का पार्लियामेंट कैसा है। उसके बाद फिर हमने देखा जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनका क्या क्या कंपोजिशन है, यानी गठन कैसे होता है, कितने मेंबर मैक्सिमम इलेक्ट हो सकते हैं और कितने मेंबर आज के टाइम में इलेक्ट है राज्यसभा में भी और लोकसभा में। ठीक है, तो आज हम लोकसभा की शुरुआत करते हैं। लोकसभा को अलग से पढ़ते हैं, उसके बाद राज्यसभा को पढ़ेंगे। यानी अब ये देखते हैं लोकसभा में क्या कुछ रहता है। ठीक है, पार्लियामेंट के ही अंग है या बोले तो सदन है, दोनों। तो आज हम शुरुआत करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में सबसे पहले आपको पता है लोकसभा में क्या है। लोकसभा में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि है चुने जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं क्या जो रिप्रेजेंटेटिव है इन लोकसभा। ठीक है, तो यानी जो इलेक्शन होता है लोकसभा में वो किस बेस पे होता है, वो होता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ठीक है, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मतदान। वयस्क मतदान। ठीक है, यानी जो अडल्ट होगा वो क्या करेगा, वो वोट डालेगा। ठीक है, और जो लोकसभा में इलेक्शन कैसा होता है, लोकसभा में होता है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव, ये था फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है। अब जो अडल्ट है, अगर कुछ समय पहले की बात करें, यानी प्रीवियसली, पहले जो अडल्ट है वो माना जाता था जिसकी एज 21 ईयर्स हो। ठीक है, वयस्क यानी जिसकी उम्र 21 साल हो वो क्या करेगा, वो वोट डालेगा। तो पहले ये माना जाता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। क्या होता है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है। और जो वोट डालने की जो उम्र है या वयस्क है, जो फिर क्या बोला, जो 18 साल पूरी कर चुका हो वो क्या कर सकता है, वो वोट डाल सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है वयस्क। ओके, अब जो सेकंड पॉइंट है, फिर लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट में था यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या सार्वभौमिक वयस्क मतदान, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और जो पहले क्या है, 21 वर्ष होती थी जो वोट डालने की उम्र है। ठीक है, आयु है। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ और जो वोट डालने की उम्र कितनी कर दी गई, 18 साल कर दी गई। ये क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मतदान करने की उम्र 21 साल से 18 साल कब की गई, तो कब की गई, 61वां संविधान संशोधन 1989 में की गई। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसकी, एक लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए। यानी अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब क्या देखेंगे, क्वालिफिकेशन टू बी चूजन मेंबर। ठीक है, योग्यता। सेकंड में क्या है, क्वालिफिकेशन यानी योग्यता। ठीक है, किसी भी जो लोकसभा का मेंबर है उसकी योग्यता क्या होगी। सबसे पहला तो क्या है, सबसे पहली बात तो यही है भाई, वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए वो, सिटीजन ऑफ इंडिया या भारत का नागरिक हो। ठीक है, क्या हो, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यही है कि उसकी उम्र है जो मतलब 25 साल हो चुकी हो, यानी मस्ट बी कंप्लीटेड द
एज ऑफ 25 ईयर्स मस्ट बी कंप्लीटेड द 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, वो पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जब वो नॉमिनेशन करेगा तो एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है, ऑथोराइज किया जाता है, उसके सामने क्या लेगा, उसके सामने शपथ लेगा। ठीक है, मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब, तीसरा क्या है, मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब द ओथ बिफोर ए पर्सन authorized by election commission, authorized by election commission। ठीक है, यानी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा वो। ठीक है, यानी अगर सीधा सीधा बोले तो जैसे एमपी का इलेक्शन होता, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो हर निर्वाचन क्षेत्र में एक आरओ बना जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर बना जाता है। तो जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास नॉमिनेशन करने के लिए जाते हैं कैंडिडेट्स, तो वहां पे फिर वो क्या है, वो शपथ भी लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, वो शपथ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। यानी तीसरा पॉइंट क्या है, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन करने जाएगा वो क्या लेगा, शपथ लेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड अनसाउंड माइंड, यानी घोषित दिवालिया तथा विकृत चित्त, अगर प्रॉपर अनसाउंड माइंड का शब्द यूज करें, विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी जो घोषित दिवालिया का मतलब क्या है, वो अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं कर चुका हो। ठीक है, यानी क्या है, जब मान लिया कोई कंपनी चलाता है कोई व्यक्ति, और वो क्या है, ज्यादा कर्जे में चला जाता है, कंपनी, उसका बिजनेस फेल हो जाता है, तो फिर जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे कि वो व्यक्ति अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है, और जो उसने कर्ज लिया है तो वो क्या है, बैंक से, बैंक उसकी जो प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है मतलब घोषित दिवालिया, अपने आप को क्या कर लेता है, वो घोषित कर लेता है। या फिर अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, वो है मतलब उसका जो मेंटली जो सिचुएशन है, मेंटली जो हेल्थ है, क्या होना चाहिए, उसका सही होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, पांचवा क्या है, शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, यानी संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पे, बनाई गई विधि के आधार पर वो क्या नहीं होना चाहिए, अयोग्य नहीं होना चाहिए, अयोग्य ना हो। ठीक है, कोई ऐसी विधि संसद के द्वारा बनाई जाती है कि जिसके आधार पे वो अयोग्य है, तो वो क्या है, संसद के द्वारा बनाई गई विधि के आधार पे भी वो अयोग्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या है, और है शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट होल्ड
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसका तो पता ही है, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैंने बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्य और जो केंद्र है उनमें जो मंत्री होते हैं वो लाभ के पद नहीं होते। ठीक है, तो यानी लाभ के पद पे भी वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, अगर कोई व्यक्ति एमपी का इलेक्शन लड़ता है तो उसको जो लोकसभा की जो इलेक्टोरल रोल होता है, यानी जिसको बोलते हैं हम निर्वाचन सूची होता है, उसके अंदर उसका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड इन, सातवां क्या है, मस्ट बी रजिस्टर्ड इन, रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर, एज एन इलेक्टर। ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड इन, रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर इन ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, यानी किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्या है, उसका मत रजिस्टर होना चाहिए, या उसका जो मत है उसका क्या होना चाहिए, उसका पंजीकरण होना चाहिए। किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदान सूची में, क्षेत्र की मतदान सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो ये थी योग्यता या क्वालिफिकेशन कि अगर कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन वांट्स टू बी कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का जो इलेक्शन या चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये है, सबसे पहले क्या है, वो भारत का नागरिक हो, दूसरा क्या है, वो अपनी आयु की 25 वर्ष क्या कर चुका हो, पूरी कर चुका हो, तीसरा है वो जो चुनाव आयोग के द्वारा कोई भी व्यक्ति निर्धारित किया जाता है उसके सामने क्या है, वो शपथ ले चुका हो, और फिर उसके बाद क्या है, वो दिवालिया या फिर जो अनसाउंड माइंड नहीं हो, और जो विधि बनाई है संसद ने, चुनाव से संबंधित जो विधि बनाई है उसमें वो अयोग्य नहीं होना चाहिए, और वो लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए, और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जो मतदान सूची है उसमें क्या है, उसका नाम होना चाहिए, यानी वो क्या हो, उसका वोट बना हुआ होना चाहिए, अगर सिंपल भाषा में बोले तो। ठीक है, तो ये थी एक लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए जो क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकसभा के इलेक्शन में टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है चुनाव का, क्या टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक और तरीका देखा था हमने, कमेंट में बताना क्या देखा था, या फिर मैं ही बता देता हूं। एक देखा था हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्या देखा था, जब हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा था तो वहां पे देखा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। तो थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। ज्यादा सर्दी होने के कारण ये रफ नहीं हो रहा, इससे जो इंक है वो जम जाती है इसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड के, सॉरी व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन यानी अगर इसको बोले तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब देखो लोकसभा में टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर यहां पे देखें राज्यसभा में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व,
अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोकसभा में किसका? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी अक्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, अक्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अक्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। जो पूरा देश है या क्षेत्र है उसको क्या है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, द कंट्री और एरिया इज डिवाइडेड इनटू, द कंट्री और एरिया इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, एंड नंबर ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, नंबर ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इक्वल टू सीट्स इन लोकसभा। ठीक है, यानी देश या अक्षेत्र को, देश या अक्षेत्र को, देश या अक्षेत्र को किसमें, निर्वाचन अक्षेत्र में, निर्वाचन अक्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तथा निर्वाचन अक्षेत्रों की संख्या, निर्वाचन अक्षेत्रों की संख्या, निर्वाचन अक्षेत्रों की संख्या क्या है, लोकसभा में सीटों की संख्या के बराबर होती है, लोकसभा में सीटों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, लोकसभा में जो सीट है उनके बराबर होती है। यानी जिस तरह से अगर एग्जांपल ले, जैसे बनारस है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से सांसद हैं। ठीक है, तो बनारस है, बनारस के जो एरिया है, ऐसे अलग अलग एरिया क्या कर दिए, निर्वाचन अक्षेत्र जिसको बोला गया, और ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया। और कितने क्षेत्र हैं, जितनी हमारी लोकसभा में सीट है। ठीक है, जितनी हमारी लोकसभा में सीट है उतने क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी बोले तो जैसे ये नहीं बोलते कि जो फला निर्वाचन अक्षेत्र, निर्वाचन अक्षेत्र का मतलब है पूरे के पूरे देश को डिवाइड करना। और जो निर्वाचन अक्षेत्र है यानी जो प्रत्येक जो निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है, अपना एक प्रतिनिधित्व रखता है। ठीक है, यानी ईच क्या है यहाँ पे, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैव ए रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यानी प्रत्येक निर्वाचन अक्षेत्र का एक प्रतिनिधि होता है, एक प्रतिनिधि होता है। ठीक है, क्या होता है, एक प्रतिनिधि होता है। अब ये बोलोगे आपकी जो डिवाइड करने का बेस क्या है, यानी जो प्रतिनिधि दिया है, एक निर्वाचन अक्षेत्र को एक प्रतिनिधि दिया है तो उसका आधार क्या है, तो द बेस ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं, द बेस ऑफ डिवाइड, द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द बेस ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, द बेस ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
का आधार क्या होगा फिर? तो इसका आधार क्षेत्र को न मान के पॉपुलेशन को किया गया है। किसको आधार बनाया गया है? जनसंख्या को। ठीक है, किसको? जनसंख्या को। आपने देखा भी होगा, एरिया वाइज बात करें, अगर बहुत ज्यादा खुला अगर क्षेत्र है, जहां पे जो घर हैं या सिटी है, जो कस्बे हैं या गांव है दूर दूर होते हैं, वहां पे एक जो निर्वाचन क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा एरिया का होता है। ठीक है, जैसे पहाड़ों में है, राजस्थान की अगर बात करें, लेकिन कई ऐसी जगह भी है जहां पे थोड़े से क्षेत्र में जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर बात करें दिल्ली की बात, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसे मुंबई में है, कलकत्ता में है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में। ठीक है, तो यानी ये क्या है, जो जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, जो डिवाइड किया जाता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का आधार है जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर उनको बांटा जाता है। ठीक है, यहां से एक बात भी पूछी जा सकती है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, सॉरी, एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी अगर बात करें लार्जेस्ट की, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है लद्दाख, और स्मॉलेस्ट है चांदनी चौक। चांदनी चौक, ठीक है, चांदनी चौक में बहुत छोटे से क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्या है? पॉपुलेशन है। दिल्ली में आपको पता है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी एक घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, बहुत ज्यादा बहुमंजिला इमारत वहां पे है, और उतने ही ज्यादा क्या लोग हैं। ठीक है, तो यानी सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा कहां पे है? लद्दाख में, एरिया के हिसाब से, और सबसे छोटा एरिया क्या है? चांदनी चौक। ठीक है, ये था। अब देखते हैं ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, इसको फिर कौन डिवाइड, मतलब इसका निर्धारण कौन करेगा? भाई ये कौन बताएगा कि इतना क्षेत्र है, इसको एक निर्वाचन क्षेत्र बोलेंगे, फिर उसके बाद इस इतने एरिया को एक निर्वाचन क्षेत्र बोलेंगे। तो इसका जो निर्धारण करने का काम कौन करेगा? निर्वाचन क्षेत्र को बनाने का काम कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? ये एक कमीशन होता है जिसको बोलते हैं परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन। परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन जिसको बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है? टू डिसाइड द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी इसी में थर्ड पॉइंट में ही पढ़ेंगे हम, डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, वैसे तो आगे भी पढ़ सकते थे, लेकिन अब जिक्र अगर हुआ है यहाँ पे, अगर पॉइंट आया है तो उसको यहीं पे देख लेते हैं। तो अब क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे डिलिमिटेशन कमीशन। इसी में डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, यानी परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग। ठीक है, परिसीमन आयोग है। परिसीमन आयोग का सबसे पहले मैंने क्या बताया, काम क्या है? टू डिसाइड द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सबसे पहले क्या है? टू डिसाइड द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, यानी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना। निर्धारित की जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी सीमा को निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जो अगला काम क्या है? इसका अगला काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अमंग द स्टेट्स, अमंग द स्टेट्स, यानी राज्यों के बीच में, राज्यों के बीच में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। ठीक है, यानी किस राज्य के पास लोकसभा की कितनी सीट होगी। ठीक है, इनका बंटवारा भी किसके द्वारा किया जाता है? डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? अगला काम है टू आइडेंटिफाई द सीट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ एसटी एंड एससी। ठीक है, यानी अगला पॉइंट क्या है?
अगला काम क्या है, टू आइडेंटिफाई द सीट्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की जो आरक्षित सीटें हैं उनका भी जो निर्णय है, उनकी भी पहचान किसके द्वारा की जाती है, उनकी भी जो पहचान है वो परिसीमन आयोग के द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति SC तथा ST, ठीक है, कि आरक्षित सीटों की पहचान भी किसके द्वारा की जाती है, वो भी परिसीमन आयोग के द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद परिसीमन आयोग है जो ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है किसको? परिसीमन आयोग को। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन क्या होता है, यानी इसके गठन में कौन कौन लोग होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के गठन में। कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, या कंपोजिशन क्या है इसका, या गठन क्या है। ठीक है, गठन में इसका जो चेयरमैन होता है, डिलिमिटेशन कमीशन का जो आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है रिटायर्ड, RTD लिख रहा हूं, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जो जज होता है, न्यायाधीश होता है। ठीक है, और कौन कौन होते हैं इसके अंदर? और होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, और कौन होते हैं? और है जिस भी राज्य में निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना होता है वहां के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, यानी रिस्पेक्टिव स्टेट्स इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, यानी संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त, संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त। ठीक है, ये हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के जो क्या काम है। सबसे पहला तो क्या है, जो डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग है उसका काम होता है निर्वाचित क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना। ठीक है, टू डिसाइड द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगला काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स अमंग द स्टेट, यानी राज्यों के बीच में सीटों का बंटवारा करना, किस राज्य के पास कितनी सीटें होंगी। ठीक है, अगला है टू आइडेंटिफाई द सीट फॉर रिजर्वेशन ऑफ ST एंड SC, यानी SC और ST की आरक्षित सीटों की पहचान करना। उसके बाद है जो परिसीमन आयोग है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और जो कंपोजिशन होता है परिसीमन आयोग का, जो चेयरमैन होता है डिलिमिटेशन कमीशन का, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का एक रिटायर्ड न्यायाधीश होता है। और अगला जो सदस्य कौन होता है, जो भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। और कौन होता है, जो संबंधित राज्य है, यानी जहां पे के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके जो क्षेत्र का निर्धारण करना होता है, उस राज्य के जो चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त होते हैं। उसके बाद जो अगला क्या है, अगला है यहां पे मैं यही लिख देता हूं, इसको साफ ही कर लेता हूं मैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यह है कि भाई अब हो सकता है यहां पे कुछ गड़बड़ हो जाए। अब ये बोलोगे कि आप सर गड़बड़ क्या हो सकती है? गड़बड़ भी हो सकती है भाई, हो सकता परिसीमन आयोग है किसी का फेवर कर सकता है। मान लो यहां पे तो फिर मतलब ये हो सकता भाई वो किसी भी धर्म को यहां पे फेवर कर सकते हैं, किसी कास्ट को फेवर कर सकते हैं, किसी कम्युनिटी को फेवर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं फेवर? वो फेवर इसलिए कर सकते हैं
क्योंकि जो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या है, वो न्यायालय में जवाबदेह है नहीं है, ठीक है। यानी डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। क्या अगला पॉइंट, डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है। यानी जो प्रीसीमन आयोग को या प्रीसीमन आयोग के द्वारा जो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया था उसके लिए प्रीसीमन आयोग को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। अब देखो इसमें फेवरिज्म हो सकता है, कैसे हो सकता है भाई, मान लो ये कोई राज्य है, ठीक है, और इतने एरिया में हिंदू रहते हैं, इतने एरिया में मुस्लिम रहते हैं, ठीक है। अब यहां पे भी हिंदू रहते हैं और यहां पे भी मान लो हिंदू रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे मान लो पहले ये था, जो निर्वाचन क्षेत्र ये था पूरा बराबर हिंदू है बराबर मुस्लिम है, ठीक है, तो यानी क्या है, बराबर बराबर है। लेकिन फिर क्या हुआ, कोई ऐसा जो दल है, जो केंद्र में सरकार ऐसे दल की है, हो सकता है अभी वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा हो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कोई भी इसको रियल में मतलब वो मत करना। मान लो कोई हिंदू को बढ़ावा देने वाला हो सकता है, तो वो क्या कर सकता है, वो ये कर देगा कि यहाँ पे जो मुस्लिम एरिया है इसको थोड़ा ले ले, और यहाँ पे इस जो मुस्लिम एरिया जितना छोटा है यहाँ पे इतना हिंदू ले ले। अब देखो हिंदू ज्यादा हो गए और मुस्लिम कम हो गया, और ये जो बचे हुए मुस्लिम है इनको इस एरिया के साथ ऐड कर दे, तो यहाँ पे भी हिंदुज्म को जो प्रभावित करेगा और यहाँ पे भी क्या है, हिंदुज्म को प्रभावित करेगा, ठीक है। यानी जो प्रीसीमन आयोग के द्वारा कुछ गड़बड़ की जा सकती है, और जो गड़बड़ है वो की भी गई है, बहुत बार की गई है, और कई बार तो बिल्कुल निराधार जो होते हैं, मतलब उनके फैसले होते हैं जो वो किसी भी विशेष दल को लाभ पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। यानी प्रीसीमन आयोग के द्वारा कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन क्या है कि जो प्रीसीमन आयोग है फिर भी वो क्या करते हैं, वो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं और उनको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी डिलिमिटेशन कमीशन है, किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आज तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन हुए हैं, डिलिमिटेशन कमीशन टिल नाउ, डिलिमिटेशन कमीशंस टिल नाउ, यानी अब तक प्रीसीमन आयोग, ठीक है, कब कब हुए, पहला 1952 में, फिर 1963 में, फिर 1972 में और फिर 2002 में, ठीक है। जो 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन हुआ, इसमें यह बोला गया था जो सीट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, कब तक, टिल 2026, ठीक है। यानी 2002 में जो प्रीसीमन आयोग आया था उसमें बोला गया था जो सीटें हैं वो इतनी ही रहेंगी, कब तक, 2026 तक, ठीक है, ये था। उसके बाद अब ये था डिलिमिटेशन कमीशन। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है फिर, जो लोकसभा है, देखो जो थर्ड पॉइंट अभी तक हम पढ़ रहे थे, थर्ड पॉइंट में टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में हमने सबसे पहले देखा कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या होता है भाई, किसी मतलब देश को या क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन करना, और जो निर्वाचन क्षेत्र है वो उतने ही होते हैं जितनी लोकसभा में सीटें हैं, ठीक है। और जो निर्वाचन क्षेत्र का आधार क्या है, आधार है जनसंख्या, और निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है। चौथा पॉइंट है कि जो लोकसभा है
वहां पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ये क्या होता है, फोर्थ पॉइंट में देखते हैं ये क्या होता है। तो देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें होता है जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा, वन हु सिक्योर्स द मेजोरिटी ऑफ वोट्स, द मेजोरिटी ऑफ वोट्स, देन ही शैल बी इलेक्टेड। ठीक है, वो क्या होगा, वो उसी को जो क्या है विजेता घोषित किया जाएगा, यानी जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा, सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा वही क्या है, वही विजेता होगा, वही विजेता होगा या वही क्या है प्रतिनिधि क्या है चुन लिया जाएगा उस निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एग्जाम्पल देखते हैं हम। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि किसी भी लोकसभा में 100 वोट हैं, 4 कैंडिडेट है ए बी सी डी, ए को मिले 30%, बी को मिले 15%, सी को मिले 20%, कितने हो गए, और डी को मिले 35, कितने हो गए देखो 50 और 50। ठीक है, इतने वोट मिले। अब जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या कहता है कि भाई जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा वो क्या है, विजेता है। तो यानी यहां पे विजेता कौन है, फिर ये है विजेता। ठीक है, ये क्या एमपी बन गया, लोकसभा के चुनाव में एमपी बन गया। ठीक है, अब देखो जो ये 65 वोट हैं, 65 वोट, या अगर बोले 100 में से है 65% लोग हैं, इन्होंने डी के खिलाफ वोट दिया। ठीक है, किसके खिलाफ वोट दिया, डी के खिलाफ वोट दिया, लेकिन फिर भी क्या है 65% 35% से हार जाता है, यानी ज्यादा लोग इसके खिलाफ थे लेकिन ये फिर भी क्या बना, एमपी बना। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की क्या होती है, यहां पे आलोचना होती है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज इस पॉइंट को किया जाता है। क्यों, क्योंकि कई बार तो ऐसे होता है, मान लो 100 वोट हैं और 8 कैंडिडेट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक को 10%, एक को 12%, एक को 8%, एक को 11%, एक को 9%, और एक को मान लो कितने हो गए 10 20 30 40 50, एक को मान लो 20%, 15%, ऐसे कर करके। ठीक है, यानी कई बार क्या होता है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी है उनकी संख्या ज्यादा है, तो बहुत कम, जैसे मान लो यहां पे 15% वाला ही क्या है जीत जाता है। अब देखो 85 जो % लोग हैं उसको नापसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो 100% लोगों का प्रतिनिधि है, 100% लोगों का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इस सिस्टम में क्या है, गड़बड़ी है। लेकिन देखो फिर क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम वाला, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, यानी जहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो हमने पढ़ा था, वो इस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ा था, और वहां पे क्या था, एक कोटा डिसाइड किया गया था। कोटा क्या था, जो इलेक्शन कोटा था 50% + 1, यानी अगर बात करें यहां पे, तो अगर कोई कैंडिडेट 50% मतलब 50 + 1 51, यानी 51 अगर वोट लेगा तो वो जब ही विजेता होगा। लेकिन यहां पे तो 35% वाला क्या है, विजेता है, एमपी बन गया। तो इसलिए जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है इसकी बहुत ज्यादा आलोचना होती है। बहुत ज्यादा आलोचना इसलिए होती है क्योंकि जो
नकारने वाले लोग हैं उस कैंडिडेट को, उस प्रत्याशी को ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो जीत के सभी जो निर्वाचन क्षेत्र में जितने लोग हैं सभी का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि वो क्या है, ज्यादा लोगों के द्वारा नापसंद किया गया था, तो इसकी ये आलोचना होती है और आलोचना सही भी है। क्योंकि देखो 65% लोगों से 35% लोग जीत जाते हैं। अगर बात करें नंबर की, संख्या बल की बात करें तो खिलाफ ज्यादा है और साथ में कम है, समर्थन कम लोगों का है, लेकिन फिर भी क्या है, वो एमपी बन के पार्लियामेंट में जाता है। तो इसलिए क्या है, इसकी आलोचना होती है और आलोचना सही भी है अगर कुछ हद तक देखा जाए। अब बहुत से बच्चे फिर ये बोलेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, इसको प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? भाई कोटा रखो 50% +1 और फिर क्या है, उसको जो प्रेफरेंस के आधार पर वोटों की काउंटिंग हो। तो साथियों, इस बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ा था उसमें देखा था, यानी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और जो हमारे लोग हैं वो बहुत ज्यादा लोग हैं, जो मेजोरिटी लोग पीपल हैं वो क्या है, इस सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे और वो कंफ्यूज हो जाएंगे और जो चुनाव में फिर क्या है, गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोग, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि वो पढ़े लिखे हुए हैं, उनको इन चीजों की नॉलेज है और वो आराम से आसानी से वोट डाल सकते हैं। लेकिन देखो, अगर आज की बात करें, लगभग हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 140-42 करोड़ है। वहां पे तो लिमिटेड से लोग हैं, उनके द्वारा इस प्रोसेस को क्या है, पूरा करवा लिया जाता है। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें, द एंटायर कंट्री की बात करें, तो जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कराना है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ फिर क्या है, बैलेट पेपर वगैरह में भी इसका क्या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। इसलिए जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग हमारे लोकसभा के चुनाव में या विधानसभाओं के चुनाव में नहीं किया जाता। हालांकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में बहुत बड़ी कमी हमने देखी कि मैक्सिमम नंबर है जो प्रत्याशी के खिलाफ रहते हैं, लेकिन फिर भी वो चुन के जनता का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी कमी होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग लोकसभा के चुनाव में किया जाता है, विधानसभाओं के चुनाव में किया जाता है। और जो जहां पे स्थानीय सरकार है, यानी जहां पे पंचायतें चुनी जाती है, ब्लॉक समिति है या जिला परिषद के चुनाव होते हैं, वहां पे भी क्या है, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो साथियों, आज हमने लोकसभा की शुरुआत की और लोकसभा की इस क्लास में हमने 4 पॉइंट देखे। इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें पॉलिटी में, सबसे पहले है क्या, सबसे पहले है जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का टॉपिक, उसके बाद है क्या, उसके बाद है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का टॉपिक, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट का टॉपिक। पार्लियामेंट में राज्यसभा भी, लोकसभा भी। और कल हमने पार्लियामेंट के बारे में देखा, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा देखा। आज हमने लोकसभा की शुरुआत की। उम्मीद करता हूं सभी चीजों को आप अच्छे तरीके से समझने में सक्षम भी हैं और सभी चीज, मतलब सभी जो बेसिक बातें हैं वो आपको क्लियर भी, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, आपको समझ में आना चाहिए इसमें है क्या। डिलिमिटेशन कमीशन मैंने बताया, जैसे डिलिमिटेशन कमीशन, प्रीसीमन आयोग का कार्य क्या है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, फिर जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है, जो निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या, बेसिक चीजें अगर आप समझ गए तो आपके लिए पॉलिटी बहुत आसान रहने वाला है। और उम्मीद करता हूं आप बेसिक चीजों के ऊपर जोर भी जरूर डाल रहे होंगे, ताकि आप उनको समझने में, अच्छे तरीके से समझने में कामयाब हो। और अगर कोई भी साथी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट मिल सके। और कमेंट में बताना जो लोकसभा की क्लास आपको कैसी लगी और जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है। आपका इस प्यार के लिए, इस समर्थन के लिए, इस सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।